सो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SFK एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 6 त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ट्राइंगल्स, ठीक है ना, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम को हो, आप दोनों को ये जो पूरा चैप्टर है बड़े अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। और इसकी वेटेज पेपर में सबसे ज़्यादा होती है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक के बारे में, ठीक है। क्योंकि जैसे कि अगर आप हमारी और वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम हर चैप्टर की बेसिक्स को कवर करते हैं। तो ये क्वेश्चन हर बच्चा कर लेता है, पर बेसिक उसका अगर मजबूत ना हुआ तो उसे आगे जाके प्रॉब्लम्स होती है। तो जो चैप्टर हमारा ट्राइंगल या त्रिभुज, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे समरूप आकृतियाँ। क्या पढ़ेंगे? सिमिलर शेप, मतलब समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ होती क्या हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि समरूप आकृतियाँ ऐसी आकृतियाँ होती हैं जो दिखती एक ही जैसी हैं, दिखती एक जैसी हैं, बस उनका साइज़ मैटर नहीं करता, ठीक है ना। देखो लिख रखा है, दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं। आकार समान होंगे बिल्कुल, ठीक है ना, परंतु उनके अमाप मतलब उनके साइज़ समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक ताजमहल, अगर आप ताजमहल को एक बड़े फ्रेम में भी देखते हैं तो आप उसे ताजमहल ही कहेंगे, या आप अगर उसे किसी छोटी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में भी देखते हैं तो आप उसे ताजमहल ही कहेंगे। तो वहाँ पे देखो उसका साइज़ मैटर नहीं करता, वहाँ पे उसका साइज़ मैटर नहीं करता, क्योंकि वो आकार क्या है, उनके समान है। वो बिल्कुल ताजमहल है तो ताजमहल है, चाहे छोटा चाहे बड़ा है तो ताजमहल। तो ऐसे आकृतियों को हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। और इससे पहले की क्लासेस में, मतलब क्लास 10th में, क्लास 9th में, हमने और आकृतियों के बारे में पढ़ा था, जो था सर्वांगसम। हमने क्या पढ़ा था? सर्वांगसम। हमने देखो सबसे पहले पढ़ा था सर्वांगसम के बारे में। कुछ ये साइन होता है सर्वांगसम का, जो सर्वांगसम आकृतियाँ होती हैं उनका क्या साइन होता है? ये साइड होता है, ठीक है ना। इस साइन से हम दिखाते हैं कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सर्वांगसम है। हमने उसके बारे में पढ़ा था कि सर्वांगसम होते कैसे हैं। RHS होते हैं, वो RHS होते हैं, SSS होते हैं, ठीक है ना, SAS होते हैं, साइड एंगल साइड होते हैं। तो समरूप का साइन क्या होता है? सबसे पहले अगर आपको कोई आकृतियाँ समरूप दिखानी है तो उसका साइन सिंपल ये होगा, सिंपल ये होंगे उसके साइन। और देखो ये साइन खाली अंदर का देखना आप, ठीक है ना, साइड की मत देखो, खाली आप ऐसे एक लेटा हुआ ऐसे बना दो, वो हमारे समरूप का साइन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हाँ ये तो हमारा सर्वांगसम का साइन हो गया, तो जो बेसिक की बात करते हैं तो हमने बेसिक में पढ़ा कि दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं। आकार बिल्कुल सेम होगा, वो देखिएगा हर जगह सेम टू सेम, ठीक है ना, पर उसका साइज़ मैटर नहीं करेगा, चाहे छोटे साइज़ में चाहे बड़े साइज़ में। अगर आप एक छोटा वृत्त देखेंगे तो भी वृत्त है, बड़ा देखोगे तो वो तो भी वृत्त है। वर्ग में भी सेम चीज़ है, छोटा वर्ग भी वर्ग होता है और बड़ा भी वर्ग होता है। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज, जिसको नहीं पता समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों, वो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा हो, समबाहु त्रिभुज ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आकृतियाँ क्या होती हैं? आपस में समरूप होती हैं। यहाँ पे आप समरूप का साइन बना सकते हो। क्या होती हैं? सब आकृतियाँ आपस में समरूप होती हैं। अगर आपको खाली इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहा है कि समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं, तो आपका 6.1 अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है वो केवल इनके बेस पे ही है कि समरूप आकृतियाँ कहते हैं किसे हैं, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपके समरूप आकृतियों वाला पूरा जो सिस्टम है वो आराम से समझ में आ जाएगा आपको। दूसरी बात, अब जब कोई त्रिभुज की समरूपता है, अगर वो समरूप है, मैंने कह दिया अगर आपको कि ये ट्राइंगल ये वाला और ट्राइंगल ये दोनों क्या हैं? आपस में समरूप हैं, तो इनमें क्या इक्वालिटी होगी जब हम इन्हें समरूप कहेंगे? तो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इसके नाम रख लीजिएगा PQR, ठीक है। हमने इसका PQR नाम रख लिया और बड़े त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ABC। तो देखो सबसे पहले जो कंडीशन होंगे उनके संगत कोण, तो कुछ बच्चों को संगत कोण नहीं पता, तो देखो संगत कोण कहते हैं इसे, इसका ये वाला तो इसका भी ये वाला, इसका ये वाला तो इसका भी ये वाला, इसका ये वाला तो इसका भी ये वाला, समझे? ये क्या होते हैं? हमारे संगत कोण होते हैं। तो सबसे पहले उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, मीन्स कंडीशन लिखो यहाँ पे आप, जो एंगल P होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए? बोलो बोलो, A के बराबर। एंगल Q का संगत कोण क्या है? B, सही है। और एंगल R का क्या है? हाँ C, बहुत बढ़िया, सही बताया बच्चों ने। एंगल P का A है, Q का B है और R का C है एंगल, ठीक है ना। एंगल लगाना जरूरी है, एक तो ये होना चाहिए। और जो दूसरा है इम्पोर्टेंट है, उनके भुजाएं, जो उनकी संगत भुजाएं मतलब समझ गए ना, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होनी चाहिए। एक ही अनुपात में समानुपाती होने का मतलब क्या है? जैसे देखो, अगर मैं कहूँ कि PQ और AB का रेशियो कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है,
इसका मतलब क्या, जितनी भी इसकी भुजाएं हैं सबका रेशो कितना आना चाहिए, 1/4 आना चाहिए। ऑल साइड्स लिख दो, सभी भुजाओं का कितना आना चाहिए अनुपात, 1/4 ही आना चाहिए, ठीक है ना, 1/4 आना चाहिए, तब हम जाके उसे समरूप कहेंगे। आपको दो कंडीशन तो आ गई होगी कि हम इसे समरूप कब कहेंगे, समरूप कब नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे त्रिभुज की समरूपता, समझ गए। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो जो इसके संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए, और दूसरा जो इनकी संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं समझ लो, कई का क्वेश्चन पूछा अगर पी आर की वैल्यू इतनी है तो इसकी संगत भुजाएं कौन होगी, तो बता देना, सिंपल ऐसी होगी। कभी एक बार इसमें क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन आपको फेस करवाता हूँ मैं, कह रहा है वो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं, ध्यान से देखना, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल, वो समरूप हैं, सॉरी, ये दोनों आपस में क्या हैं, समरूप है, ठीक है। ड्राइंग में मत हंसना, ABC और PQR, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना उसने आपको कहा कि एंगल B की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, कितनी है, B की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, ठीक है। A का मान कितना है, 2, PQ का मान कितना है, 6, ठीक है, BC का मान कितना है, 4, और QR का मान आपसे पूछा होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, उसने हमें ये दे दिया, क्या है, दोनों समरूप हैं, तो हमें समरूप होती हैं, तो क्यों समरूप होती हैं, हमें दो कंडीशन पता है, उनके संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। मीन्स यहाँ पे लिखो एंगल भी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा, यहाँ पे लिख देना समरूपता के नियम द्वारा, ठीक है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, समरूपता के नियम द्वारा। अब क्या करेंगे, हमने अगर इतना कर दिया तो अब कुछ नहीं करना, सिंपल, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो एंगल क्यू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, इसके द्वारा। फिर कह रहा है, फिर हमें दूसरी कंडीशन पता है, एक तो होगी, फिर जो दूसरी कंडीशन थी हमारी वो क्या थी, वो हमें पता होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन हमारी थी वो बताती है कि त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात भी क्या होना चाहिए, इक्वल होता है, अगर वो दोनों समरूप हैं तो। एक बार हम AB और PQ का अनुपात किसके इक्वल होना चाहिए बताओ, हमें क्या निकालना है, QR निकालना है, तो BC अपॉन में QR के इक्वल होना चाहिए। इतना समझ में आया, ठीक है। AB की वैल्यू 2 रखो और PQ की वैल्यू 6 रखो, इक्वल में BC की वैल्यू 4 रखो और QR की वैल्यू QR ही रखो। इससे क्या होगा, QR इक्वल टू 6 × 4 अपॉन में 2, समझे। मैंने इसको भेजा, बाकी इनको सॉल्व किया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 सेंटीमीटर, जो भी मीटर सेंटीमीटर से रखा हो वो आ जाएगी, समझे। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। अभी आप एक्सरसाइज जब करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे भी फेस होंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो इतना करने के बाद अब हम और देखते हैं और हमारे पास सीखने लायक क्या है इसमें, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो कि बेसिक में हमें कवर कर लेना चाहिए। तो बच्चों देखो, हमने जो इतना दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, समरूपता, समरूप आकृतियाँ जो भी पढ़ी हमने, इनसे हमारा 6.1 तो बड़े ही प्यार से, आराम से आपको समझ में आ चुका है, आप उसकी एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे 6.2, 6.3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह काम करेगा, ठीक है ना, लगभग हर सवालों करने में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसका नाम है क्या, तो कुछ बच्चे गैस करो, जिन्हें समझ में आ रहा है उसका नाम क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको देखो उसका प्रूफ तो नहीं दिखाऊंगा, अब प्रूफ सुनते बच्चे समझ गए, तो हम थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रमेय हम करते हैं यहाँ पे। तो प्रमेय हमारी कौन सी है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है ना, BPT जिसे कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है ना। अब ये प्रमेय जो हम पढ़ेंगे और जिसे हम BPT भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, BPT थ्योरम कहते हैं, ठीक है ना, इसका इन्वर्स भी होता है। तो देखो बच्चों, इसका जो प्रूफ है आपको NCERT में मिल जाएगा, तो आप प्रूफ एक बार अब वहाँ से ब्रीफ में नोट कर लेना, और उससे बढ़िया मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपको प्रूफ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद एक बार इसको सॉल्व करना, ठीक है ना, और बाकी जो प्रूफ का भी कंक्लूजन है वही निकलता है। तो ये कुछ बच्चे रट लेते हैं, एंड टाइम तक रट लेते हैं और पेपर में भूल जाते हैं, और पेपर में भूलने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि उन्हें क्लियर ही नहीं होता है। तो आप ध्यान से देखना है कि आप ऐसी गलती ना करो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, देखो जो थ्योरम है BPT थ्योरम, वो क्या बताती है, वो ये कहना क्या चाहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, ध्यान से देखो, अगर एक ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, माना हमारा कोई ये ट्राइंगल है, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। रुको मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना कि ढंग से समझ में आए आपको। ये ट्राइंगल इसलिए बता रहा हूँ मैं कौन सा है, माना AB और ये क्या हमारा C, कोई ट्राइंगल है, वो यूँ कहता है अगर ये कोई ट्राइंगल है, और अगर ये कोई ट्राइंगल है
और ये जो लाइन है नीचे BC है, BC के बिल्कुल पैरेलल कोई DE जा रहा है। BC के पैरेलल क्या कर रहा है, कोई इसको DE लाइन काट के जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमें दो चीज़ पता है कि BC के पैरेलल क्या है, DE है और ट्राइंगल ABC है। दो चीज़ हमें कंफर्म होगी। देखो ध्यान से, इसने क्या बोला है, जब भी किसी भी त्रिभुज में उसके समांतर, जब भी किसी त्रिभुज में उसके समांतर एक रेखा उसको त्रिभुज को बीच में से काट के जाए, ठीक है ना, तो अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो कह रहा है कि जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप स्वयं ये चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, ठीक है ना। अगर ये काट के जा रही है और इसके पैरेलल है, देखो कंडीशन देखो, इसको काटेगी और इसके पैरेलल होगी, तब ये वाली हमारी चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ आई कैसे, इसका प्रूफ अब हमें देना है, ठीक है। तो देखो अब ध्यान देंगे हम इसके प्रूफ पे, इसका प्रूफ अब कैसे देंगे हम, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको लिखना होगा दिया है, आपको क्या लिखना होता है, देखो कभी भी थ्योरम करो, इस चैप्टर से कोई से भी क्वेश्चन करो, इस चैप्टर में तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी समय तो करो ही करो, पर इस चैप्टर में तो भूलना ही नहीं है। सबसे पहले आप करो दिया है, देखो इसी तरह पेपर में आपको लिखना है दिया है करके, थोड़ा नीचे दो लाइन जिससे कि वो लगे हाईलाइट है डॉट और ये लाइन, ठीक है। अब दिया है, मैं आपको बातें लिखनी है, क्या बातें लिखनी बताता हूँ। देखो क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC दे रखा है, ठीक है ना, जिसमें कि BC क्या है, पैरेलल किसके है, DE है। जो BC आधार हो किसके समांतर है, DE रेखा के समांतर है त्रिभुज ABC में, ठीक है। फिर आप लिखा करो, देखो अगली लाइन में वैसे ही हाईलाइट की तरह, सिद्ध करना है। अब आपको देखो सिद्ध क्या करना होगा, वो ध्यान से देखना। आपको जो बातें सिद्ध करनी है वो आप बस यहाँ पे लिखो कि AD क्या है, AD अपॉन में BD बोला ना, भुजाओं के अनुपात, AD अपॉन में BD किसके कर जाएंगे, AE अपॉन में EC के, ठीक है। जो बात अभी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, यहाँ पे वही बात तो पढ़ी थी ना, देखो यहाँ पे हमने वही तो कर रखा है। तो अब उसी का बस प्रूफ देख रहे हैं, ये करना है आपको। देखो सेम ये तो पेपर में सेम करना है, ठीक है ना, चाहे मैं रफली करवा रहा हूँ आपको, पर आप देखो ध्यान से समझो। दिया है, सिद्ध करना है लिखा, उसके बाद अब आपको करनी है रचना। ध्यान से देखना रचना कैसे करोगे आप, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा इंग्लिश का है तो वो भी समझ लो। यहाँ पे आपको गिवन लिखा होगा, यहाँ पे टू प्रूफ लिखना होगा, यहाँ पे लिखा होगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी में मैथ में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता, बस ये क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। तो रचना या कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको लिखना है कि आपने D से, ध्यान से देखो कहाँ से, D से एक क्या खींचा, परपेंडिकुलर खींचा किस पे, AB पे, एक लंब खींचा AC लाइन पे पूरा, जिसका नाम रखा आपने M। सेम टू सेम आपने E से भी एक लाइन खींचा किस पे, AB पे, जिसका नाम रखा आपने क्या, N। उसके बाद आपने क्या करा, DC को मिलाया और BE को मिलाया। तो आपको जो कंस्ट्रक्शन में लिखनी है, पहली चीज़ लिखना है आपको कि आपने DM पैरेलल खींचा है किसके ऊपर, AC के ऊपर। सेकंड देखो आपको करना है कि EN आपने पैरेलल खींचा किसके ऊपर, AB के ऊपर। और थर्ड क्या लिखा आपने, ज्वाइन किया आपने, या लिखो यहाँ पे मिलाया, मिलाया किसको मिलाया आपने, CD तथा BE को मिलाया, तथा BE को मिलाया, ठीक है। आपको थोड़ा और खुला खुला लिखना है, और आपको तो NCERT में से पूरा ढंग से मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं बस जो आपको समझा रहा हूँ कि आप कभी इस कॉन्सेप्ट को भूले मत, ठीक है ना, जब आप इसको करिए तो। ध्यान से देखो, इतना हो गया। अब ये है रचना हमने कर दिया, अब हमें देखो क्या करना है, वो ध्यान से देखना। सबसे पहले अब मैंने कहा मेरे पास एक, देखो रफली आपको समझा रहा हूँ, मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, क्या है ये ट्राइंगल, इसको मैं PQR पढ़ूँ या मैं PRQ पढ़ूँ, कोई डिफरेंस है नहीं है ना। ये बात ये समझो, ध्यान से देखो, मैं इसको चाहे PQR पढ़ूँ या चाहे PRQ पढ़ूँ, कोई डिफरेंस तो होगा नहीं इसमें, ठीक है ना। हाँ, होना भी नहीं चाहिए, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, जब हमने इसको कर लिया तो हम सीधा लिखेंगे, हमने लिया ट्राइंगल ADE को, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, समझे, ADE। अब बताओ ADE में अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब लिख देना बच्चों आधार, और हाइट मतलब लिख देना आप ऊंचाई, ठीक है ना। 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई हमारा किसका फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, हमने इतना कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखो आप 1/2 गुणे में आधार मान लो आप AD को, और हाइट किसे मान लोगे आप
ई एन को, किसको मान लोगे आप, ई एन को, ठीक है ना। अब आप इसको इक्वेशन 1 बना देना, समझ गए, समझे मैंने क्या किया। और यहाँ पे आप लिखोगे प्रमाण में, इसको प्रमाण लिखना है यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे करके, तभी आप अपना प्रूफ कर लिखाओगे, ठीक है ना। एरिया ये है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, समझे। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। हमने ए डी ई लिया, हमने ए डी ई लिया, उसके बाद ए डी ई लेने के बाद हमने उसका एरिया निकाला जो कि कुछ इस तरह से आया। अब देखो ए डी ई, तो ये बताओ ये वाला और किसका हाइट है। अगर मैं बोलूँ आपको डी ई बी, कौन सा, देखो ध्यान से सुनो, मैंने बोला अच्छा डी बी ई बोलता हूँ, डी बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, ठीक है ना। तो आप इसका फॉर्मूला लिखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बिल्कुल कंसंट्रेट करना है, ठीक है ना। अगर आप एक भी कॉन्सेप्ट भूलते हैं तो फिर तो ये पूरा थ्योरम आपके दिमाग से निकलता रहेगा, ठीक है ना। हाफ इंटू, आप देखो बेस इसी को मानना, किसको मानना, बी डी को, बी डी लिखो यहाँ पे। अब हाइट किसको माने, देखो ये ट्राइंगल है हमारा, ध्यान से देखो ये वाला ट्राइंगल है हमारा, ठीक है ना। आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, बस इतना ही ट्राइंगल है। अब हाइट बताओ, तो जितने बच्चे देख रहे होंगे इस टाइम तो उनके मन में हाइट आ रहा होगा कि डी ई हाइट है, पर याद रखना किसी भी ट्राइंगल की हाइट कब होती है, वो 90 डिग्री पे कुछ एंगल बना रही हो। अगर देखो मैं यूँ कहता हूँ, अब बताओ इस ट्राइंगल की, मान लो ये पी क्यू आर एक सरफेस पे रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसकी हाइट बताओ। पॉसिबल है, बता ही नहीं पाओगे। पर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेजेंड जिसे कहते हैं, वो बोलेंगे ये हाइट है, सही में यही हाइट है इसकी। ट्रायंगल की हाइट कितनी है, ये है ना। अगर अभी हम इसको ऐसे स्टैंड करते हैं तो ऊंचाई कितनी होगी इसकी, होगी, क्योंकि मिनिमम इतनी जगह तो घेर रहा है, मैक्सिमम ये, ठीक है ना। तो इतनी होगी हाइट, क्या होगी इसकी, ये होगी। तो ज़रा यहाँ पे भी तो ध्यान दो, आप हाइट क्या बोलोगी इसकी, ये थोड़ा बोलोगे ए क्यू, थोड़ा बोलोगे आप, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन बनाओगे, आप कहोगे ए बी हाइट है इसकी, क्या है, ए बी हाइट है इसकी, बोलोगे ना कि हाइट इसकी क्या है, ए बी है। एक इमेजिनरी लाइन बना के, काल्पनिक लाइन बना के, ठीक है ना, रेखा बना के, काल्पनिक रेखा। तो अब इससे क्या हो गया हमारा, हाफ इंटू बी डी तो हमने लिख दिया। उसके बाद जो इसकी हाइट होगी, देखो इस ट्रायंगल में कौन इसके सिरे से कुछ निकल रहा है, देखो हमने इसके सिरे से हाइट निकालना है, इसके सिरे से तो किसकी हाइट निकल रही है, ई एन ही तो निकल रहा है। यहाँ पे आप ई एन लिख दो, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करना है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे, जो भी आपकी स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको, जो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड किया, लिखना समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर। और हाँ, आप अभी इसको नोट मत करो, आप इसको अभी नोट मत करो, आप बस इसको समझो, ठीक है ना। नोट आप अपनी बुक से भी कर सकते हो, क्योंकि जो थ्योरम के प्रूफ होते हैं ना वो बुक में होते हैं, ठीक है ना, अच्छे से। तो आप, मैं चाहता वो भी लिखवाया था, तो पर मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि वो हमेशा आपके माइंड में कैसे लॉक करे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो हमारी थ्योरम आती है, क्योंकि 4 नंबर में आती है, वो बच्चे मिस कर जाते हैं, इसको हार्ड लगता है कुछ बच्चों को बीपीटी तो सुन के ही, ठीक है ना। तो बस मैं वही आपका डर दूर कर रहा हूँ कि हमने देखो कितनी नॉर्मली कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये दोनों बट्टे में आ जाएंगे, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना आपको, 1 मिनट, हाँ। अब हम इसको बट्टे में लिख देंगे यहाँ पे, एरिया ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ट्रायंगल डी बी ई, समझ गए। ये 2 एरिया लिए मैंने, अपॉन में हाफ से हाफ कट जाएगा। देखो मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको डिवाइड किया तो बस इसके बीच में लाइन ही तो आई है ना, डिवाइड करने पे यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले, चलो मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं, आप कंफ्यूज मत हो, यहीं पे आ जाओ वापस टॉपिक पे। इसका एरिया ये है और इसका एरिया ये है, देखो हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, क्या बचा हमारे पास, ए डी अपॉन में बी डी। समझ गया, क्या बचा हमारे पास, ए डी अपॉन में बी डी। इतना आपके समझ में आया। अब हमारे पास इस साइड ए डी अपॉन में बी डी बचा, देखो ए डी अपॉन में बी डी बचा, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका अच्छा सब कुछ फ्लो जा रहा है, आपको याद है, तो आप सेम टू सेम स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पे भी इसके लिए। अब इस बार लेना, आप अपने उस टाइम क्या लिया था, ए डी ई लिया था, इस बार आप लेना ए ई डी। और जब आप ये सारे स्टेटमेंट लिखोगे, या आप एक और शॉर्टकट तरीका है, आप लिख देना समीकरण 1 और 2 की तरह, समीकरण 1 और 2 की तरह लिख देना, और फिर डायरेक्ट ये चीज़ लिख देना, इन दोनों एरिया का बटा, कौन दोनों एरिया का बटा, ध्यान से देखो, ए ई डी का, पहले ए ई डी का बटा, अपॉन में क्या लिखोगे, ई सी डी का अपॉन करोगे, ई सी डी अपॉन करोगे ना, तो देखो तुम्हारे पास ये चीज़ आ जाएगी ऐसे करके। मैं यहीं पे आपको दिखा दे रहा हूँ, आप पे उस टाइम क्या आ जाएगी, एरिया आप ए ई डी को ए डी ई लिख दो, कोई नहीं, ठीक है ना। आप ए डी ई को
ADE ही लिख दो। मैंने कहा ना आप चाहे यहाँ पे वाला ये वाला कॉन्सेप्ट वाला यहाँ पे लिख के आप ADE लिख दो, और नीचे वाले को क्या लिख दो आप, ध्यान से देखना, लिखना ECD लिख देना, ठीक है ना। इक्वल में क्या आ जाएगा, इनका बटा आ जाएगा, सेम है अगर आप उसकी तरह करोगे तो। ये मैं फिर कह रहा हूँ, आपको इसको नोट नहीं करना। अगर आपको इसको नोट करना है और ब्रीफली समझना है तो आप अपनी NCERT का वो ले सकते हैं थ्योरम वहाँ पे जहाँ पे सॉल्व है। बस हाँ, पूरा कंक्लूजन तो आप उससे भी यही निकालोगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इससे फालतू वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप, मैं ये कह रहा हूँ, इसको कंसंट्रेट करके बस आप इसको ध्यान से देखो BPT को, कि आप इसको प्रूफ कर सको, क्योंकि 4 नंबर आते हैं पेपर में, ऐसे मिस नहीं कर सकते। तो इसका ये आ जाएगा, इसका देखो 1 आ गया इक्वेशन, इसकी इक्वेशन 2 आ गई। यार अब देखो, हमें प्रूफ भी तो ये दोनों करना था, हम दोनों इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना था। अब ये दोनों इक्वल प्रूफ तो हो जाएंगे, पर ये वाला कौन सा मेथड लगता है यहाँ पे, देखो ये वाला फॉर्म लगता है LHS RHS के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है। चलो ऊपर वाले भी दोनों इक्वल हैं, ध्यान से देखो, ऊपर वाले भी दोनों इक्वल हैं, नीचे वालों ने हमें हटका दिया। अब इन दोनों को इक्वल कैसे करें, इन दोनों को इक्वल कैसे करें, ध्यान से देखो, इस ECD को और DBE को, ठीक है ना, कैसे इक्वल करें। तो हमने एक और थ्योरम पढ़ रखी थी, याद रखना, कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के मध्य, देखो ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा के बने, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण जिनके आधार, देखो इनका आधार क्या है, DE है। अगर देखो ध्यान से देखो, मैं कहूँ, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, मान लो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, और आप इधर से देखो, आप इसको ही भूल जाओ, तो बताओ आप पे बेस किस बेस पे टिके हुए हैं, ये DE बेस पे टिके हुए हैं, ठीक है ना। और DE और BC आपस में क्या है, समांतर भी हैं। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन के आपस में समांतर भी हैं, और ये वाला इनका इक्वल बेस भी है ना। तो इससे क्या हो जाएंगे, ये दोनों का एरिया इक्वल आ जाएगा। तो आप इसकी जगह ये लिख देना, जब ये दोनों इक्वल आएंगे तो आप ये लिख देना, इससे हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब बाकी आप इसका ब्रीफ नोट उसमें से ले सकते हैं, अपने प्रेमे में से, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें लगी हो, जैसे ये सब है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप यही लिख दोगे तो इसका नंबर मिल सकते हैं आपको, कि आपने थोड़ा बहुत कोशिश करा, ड्राइंग बना देना ऐसी, ठीक है ना। तो आपको समझाने में थोड़ा ये गड़बड़ होगी यहाँ पे, तो इसलिए मैंने कहा आपको इसको नोट कर लेना, इसलिए मैंने आपको नोट करने लायक वाला नहीं सिखाया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 को क्लियर करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।